नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 में अध्याय 2 चल रहा था, जिसका टॉपिक है आरंभिक मानव द्वारा रहने की जगह निर्धारित करना। यानी आरंभिक जो मानव था, जो आदि मानव था, ठीक है, वो इस पृथ्वी पर, ठीक है, उसने अपने लिए जो रहने की जगह है उनका निर्धारण उन्होंने किस प्रकार किया। मानचित्र के अंदर लाल त्रिकोण वाले स्थान में वे पुरा स्थल हैं, यानी जो प्राचीन स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। यानी जो प्राचीन समय में रहते थे आदि मानव, ठीक है, या आरंभिक मानव, उन जो स्थान हैं उन जगहों को क्या बोला जाता था? पूरा स्थल। यानी पूरा स्थल का अर्थ होता है प्राचीन स्थल, ठीक है। तो उन स्थानों को इसमें दर्शाया गया है, तो उन पे हम नज़र डालेंगे कौन कौन से वो पूरा स्थल थे। जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये अफगानिस्तान में पड़ता था। इसके बाद में बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता था। भीमबेटका, चिरांद, ये गंगा नदी के तट पे पड़ता था। इसके बाद में कुरनुल, कुरनुल, उसंगी, ब्रह्मगिरी, इनाम गांव, दाओजली, दाओजली, ठीक है। ये भारत के अंदर प्रमुख स्थान थे, प्रमुख पुरा स्थल थे प्राचीन समय पे, जहाँ पे आदि मानव ने रहना प्रारंभ किया था, ठीक है। ये प्रारंभिक पुरा स्थल थे, ठीक है। ये सारे पुरा स्थल उस समय में, ठीक है, नदियों और जहाँ पे पानी की उपलब्धता थी, नदियों के आसपास के क्षेत्र थे, और इन क्षेत्रों में आरंभिक मानव ने सबसे पहले, ठीक है, रहना प्रारंभ किया था। और ये क्या थे? इनको आखेटक या खाद्य संग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन क्षेत्रों में क्या है, जाते थे शिकार के लिए या अनेक वनों उत्पाद एकत्रित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में जाते थे, और इन्हीं क्षेत्रों का उन्होंने क्या है, रहने के लिए चयन किया, और इन क्षेत्रों में ये रहने लगे। तो प्रारंभिक मानव है, ठीक है। तो उनकी जो स्थानों का निर्धारण है, अगर हम भारत में देखें तो ये प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले रहना प्रारंभ किया था। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे, इसके अलावा भी, ठीक है, जैसे आधुनिक नगर की बात करें तो जैसे मुंबई भी इसमें सम्मिलित है, मुंबई, ठीक है। तो कई क्षेत्र और हैं जो नदियों के आसपास के क्षेत्र, जहां पर भी ये आरंभिक मानव, आखेटक, खाद्य संग्रह, ठीक है, इनके आवास स्थल हैं जो देखने को मिलते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? जो मध्य प्रदेश है अब आधुनिक, ठीक है, अपना राज्य है भारत का, वहाँ पे मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। अनेक आदि मानव की क्या है, जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो आज भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, ठीक है।
और ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है तो उसके आसपास ये गुफाएं हैं। इसके अलावा पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय जो ये थे। ठीक है, इनके जो उपकरण थे किसके हुआ करते थे? पत्थर के। किसके उपकरण हुआ करते थे? पत्थर के हुआ करते थे। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, इसलिए जहां पे अच्छे पत्थर मिलते थे उन्हीं जगहों का ये क्या करते थे? रहने के लिए निर्धारण करते थे। इसके बाद में इनकी शैल चित्रकला से भी हमें इनकी जगहों का निर्धारण के बारे में पता चलता है। शैल चित्रकला, जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र बनते थे। ठीक है, जो गुफाएं होती थी इनकी और उनमें ये क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। ठीक है, तो इन जो आरंभिक मानव हैं, आखेटक है, खाद्य संग्राहक है, इनके द्वारा ठीक है अपने जो आवास स्थल थे, इनकी जो गुफाएं थी, जो कंदराएं थी, उनकी दीवारों पर जो बने हुए चित्र हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? शैल चित्र कहलाते हैं। क्योंकि ये पत्थरों पे ठीक है उत्कीर्ण चित्र हैं, पत्थरों को उकेर कर ये चित्र बनाते थे। ठीक है, और उन चित्रों को शैल चित्र कहा जाता था। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। अब भारत के अंदर बात करें तो मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी क्या है? इन आखेटकों द्वारा बनाए गए अपने गुफाओं में जो चित्र हैं वो आज भी मौजूद हैं। इनमें ये क्या बनाते थे? एक तो जंगली जानवरों के चित्र। किसके बनाते थे? जंगली जानवरों के चित्र बने हुए हैं और बड़ी ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। और उन चित्रों को हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि ये जीवित हैं। क्या हैं? जीवित हैं। इसके बाद में जो पुरास्थल थे जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, यानी इनके जो प्राचीन स्थल हैं, पुरास्थल, ये जो स्थल हैं, इन स्थानों पे क्या क्या वस्तुएं मिली है जिनको ये काम में लेते थे? ठीक है, क्या लेते थे? औजार, बर्तन, ठीक है, और इमारतें जैसी वस्तुएं। यानी ये अपने जीवन में विभिन्न औजार काम में लेते थे, बर्तन काम में लेते, इमारतें, वस्तुएं। ठीक है, जहां पे ये रहते थे, जिन स्थानों पे ये रहते थे, उन स्थानों से क्या है? इनके द्वारा जो अपने जीवन के अंदर उपकरण काम में लिए जाते थे, उन उपकरणों के साक्ष्य, उनके अवशेष भी आज हमें प्राप्त हुए हैं। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो इस प्रकार क्या है? आरंभिक मानव है, ठीक है, तो उन्होंने अपने रहने की जगह का निर्धारण किया और भारत में विभिन्न पुरास्थलों पर, विभिन्न स्थानों पर इन लोगों के जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो हमें आज भी मिलते हैं। इसके बाद में आग का आविष्कार कैसे हुआ, आरंभिक मानव ने आग का आविष्कार किस प्रकार किया, तो उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आरंभिक मानव द्वारा आग का आविष्कार। आरंभिक मानव द्वारा आग की खोज, यानी आरंभिक मानव द्वारा आग की खोज कैसे हुई? एक गुफा मिली है जिसका नाम है कुरनूल, ठीक है। यहां राख के अवशेष मिले, किसके? राख के। तो इसका मतलब उस समय आग का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। कुरनूल नाम की जो गुफा है आदि मानव की, ठीक है, वहां से राख के प्रमाण मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यानी हम कह सकते हैं कि आरंभिक जो लोग थे उस समय आग का आविष्कार है जो हो गया था।
आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश, रोशनी के लिए करते थे, प्रकाश के लिए आग का उपयोग करते थे। आग का उपयोग किसके लिए करते थे? ये लोग प्रकाश के लिए करते थे। और मांस भूनने के लिए, क्योंकि शिकारी थे, कच्चा मांस खाते थे पहले, फिर क्या करते थे? पकाकर खाने लगे। भूनने के लिए, मांस भूनने के लिए भी क्या करते थे? ये आग का उपयोग करते थे। और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग करते थे। आज हम आग का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की देन है, इन्होंने आग का आविष्कार किया और आज हम क्या है? आग का उपयोग आज भी अपने जीवन में कर रहे हैं। इसके बाद में प्राचीन काल के अंदर नाम और तिथियों के बारे में जानते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण किसको बोलते हैं? आरंभिक काल को अलग अलग समय में बांटा है। पूरा पाषाण काल यानी प्राचीन पत्थरों से बने औजार जब आरंभिक मानव काम में लेते थे, उस समय को क्या बोला जाता था? आरंभिक काल बोला जाता था या पूरा पाषाण काल बोला जाता था। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण। इसके 3 भाग हैं, आरंभिक, दूसरा मध्य और पूरा पाषाण। यानी इसके क्या हैं? 3 भाग हैं। क्या हैं? 3 भाग हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण युग। इसके बाद दूसरा कौन सा? नव पाषाण युग। दूसरा है नव पाषाण युग। नव पाषाण का क्या मतलब होता था? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें हम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो इसके बाद में अपने जो बदलती जलवायु है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज अपने आरंभिक मानव रहने के स्थान किस तरह निर्धारित करता था, ठीक है, कौन कौन से स्थानों पर भारत में जो आरंभिक मानव है, ठीक है, वो रहते थे, उनका जो जीविकोपार्जन की क्रिया क्या थी, ठीक है, उनके बारे में जाना। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।